रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। रेखा पहली बार विधायक बनी है और सीधे मुख्यमंत्री बन गई। बीजेपी ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। इसी तरह के फैसले उसने मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी लिए हैं। राजस्थान में पहली बार के विधायक भजन लाल शर्मा और एमपी में डॉक्टर मोहन यादव सीएम बने। दिल्ली हो, राजस्थान या मध्य प्रदेश, बीजेपी ने सीएम का नाम तय करने में सारे राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया है। रेखा गुप्ता, डॉक्टर मोहन यादव और भजन लाल शर्मा तीनों का नाम तय होने से पहले किसी को अंदाजा तक नहीं था। कांग्रेस इसे पर्ची सिस्टम कह रही है। कांग्रेस का कहना है कि आंतरिक अनुशासन का दावा करने वाली भाजपा की राज्य सरकारें रिमोट कंट्रोल से चल रही हैं। इसीलिए विधायक दल की बैठक में विधायकों की राय की जगह पर्ची सिस्टम से सीएम बनाए जा रहे हैं। उनका योगदान ना, उनका कोई विजन, इसके पहले वो 2 चुनाव विधानसभा के हार चुकी हैं। ये केवल 2 व्यक्तियों की तानाशाही उस पार्टी में चल रही है। वो आप पूरे देश में देख सकते हैं कि किस तरह से पर्ची सिस्टम से मुख्यमंत्री बना देते हैं। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी एक समय में कहती थी कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, विधायक दल का नेता विधायक चुनते हैं, उस प्रदेश के सारे विधायकों को इकट्ठा किया जाता है। अगर वो उसको चुनते तो समझ में आता कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये मुख्यमंत्री रहेगा, पर्चियां निकलती हैं, तो ये उस प्रक्रिया का खुद ही अनादर कर रहा है। उधर बीजेपी इसे पीढ़ी परिवर्तन बता रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मानना है कि ये बीजेपी में ही हो सकता है कि उनके रेखा गुप्ता और भजन लाल शर्मा जैसा साधारण कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकता है। बाकी पार्टियां तो वंशवाद से ही बाहर नहीं जा पा रही हैं। उनका मानना है कि पीएम मोदी की वजह से ये मुमकिन हुआ है। यशस्वी प्रधानमंत्री की दूरंदेशी जो नीतियां हैं उसी का परिणाम है। हमारे जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनता है। मेरे परिवार में कोई सांसद, विधायक, मंत्री नहीं है। सबका साथ, सबका विकास केवल कहते नहीं है, वो करके दिखाते हैं और नए लोगों को भरोसा करते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही। एक तरफ कुछ पार्टियां एक परिवार से बाहर नहीं आती, तो ये तो लोकतंत्र का मजाक था ना। उनको तमाचा है। रेखा गुप्ता अब आधी आबादी देश की महिला है। ऐसे आधी आबादियों में से हमारी पार्टी का उस विशाल दृष्टिकोण सामने आना चाहिए। पर्ची सिस्टम से नियुक्ति पर सियासत यही नहीं थमी है। आरोप यह है कि दशकों तक कांग्रेस इसी पर चलती रही। सियासत में पर्ची सिस्टम। कहा जाता है कि पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटियों का बहुमत सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में था, लेकिन महात्मा गांधी के वीटो से जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस से आखिरी प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह की नियुक्ति में भी सोनिया गांधी की पर्ची चलने की बात कही जाती है। 1980 में कांग्रेस से सीएम पद के लिए 3 दावेदार थे, शिव भानु सोलंकी, अर्जुन सिंह और कमलनाथ। अर्जुन सिंह और शिव भानु सोलंकी को बराबर वोट मिले, लेकिन संजय गांधी की पर्ची चली और अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बन गए। छत्तीसगढ़ में पहले मुख्यमंत्री के लिए विद्याचरण शुक्ला और अजीत जोगी के बीच में मुकाबला था। विद्याचरण शुक्ला विधायकों का समर्थन अपने पक्ष में होने का दावा कर रहे थे। कहा जाता है कि दिल्ली से पर्ची आई और अजीत जोगी सीएम बन गए। बीजेपी शुरू से ही अपने को पार्टी विद डिफरेंस बताती आई है। परिवारवाद, व्यक्तिवाद से दूर होने का दावा बीजेपी करती रही है। रेखा गुप्ता, डॉक्टर मोहन यादव, भजन लाल शर्मा जैसे गुमनाम चेहरों को सामने कर बीजेपी पीढ़ी परिवर्तन का संदेश तो दे रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कभी दिल्ली की सत्ता के लिए भी ऐसा ही कोई गुमनाम सामने आ सकता है। साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी है कि सत्ता के शीर्ष पर आरएसएस अपनी विचारधारा के प्रति समर्पित लोगों को पहुंचा रहा है। वजह है रेखा गुप्ता हो, डॉक्टर मोहन यादव या भजन लाल शर्मा, इन सब की गिनती संघ के समर्पित स्वयं सेवकों में रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा पीढ़ी या पर्ची में आपका स्वागत है। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। रेखा गुप्ता के हाथ दिल्ली की कमान, क्या हैं सियासी मायने? पीढ़ी परिवर्तन या संघ के स्वयं सेवकों के हाथ सौंपी जा रही सत्ता? क्या नियुक्तियों में कभी पर्ची सिस्टम से
बाहर रह पाई है कांग्रेस? आंतरिक लोकतंत्र के मामले में कौन सी पार्टी बेहतर? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में पुनः स्वागत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नाम की घोषणा होने के बाद तमाम बातों का दौर चल निकला है। भारतीय जनता पार्टी जहां इसे आम कार्यकर्ता को मौका देने की बात कह रही है, वहीं कांग्रेस कह रही है कि ये पर्ची कल्चर है, ऊपर से पर्ची आती है ताकि कंट्रोल एंड कमांड किया जा सके। जो कैडर बेस्ड पार्टी है वो अपने सीनियर कैडर को नज़रअंदाज कर रही है, उनको दरकिनार कर रही है और कोई भी चुनौती नहीं चाहती, इसलिए एक सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है जो कि उनके ऑब्लिगेशन में रहे, उनसे तारतम्य में रहे, ऊपर से आने वाले हर हुक्म की तामील करे। लेकिन कांग्रेस ये भूल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पीढ़ी परिवर्तन का जो माहौल है वो कार्यकर्ताओं के बीच क्या है। आज हर कार्यकर्ता एक प्रसन्न मुद्रा में है, एक नया कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष बन जाता है, संगठन में जगह मिल रही है, सरकार में जगह मिल रही है, मुख्यमंत्री बन जाता है। तो वस्तुतः ये पीढ़ी परिवर्तन है या पर्ची कल्चर, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं सचिन वर्मा जी, मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। सिद्धार्थ रजावत जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। सिद्धार्थ जी, इसे पर्ची सिस्टम क्यों करार दे रहे हैं आप? नमस्कार जी नमस्कार। पर्ची सिस्टम क्यों लग रहा है आपको? ये नए कार्यकर्ताओं को जो अवसर दे रही है भारतीय जनता पार्टी, आपको क्यों लग रहा है कि ये पर्ची कल्चर है? नवीन जी, मैं तो आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता जी बैठे हैं, सचिन जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या मध्य प्रदेश में ये नहीं हुआ? क्या छत्तीसगढ़ में ये नहीं हुआ? क्या हरियाणा में ये नहीं हुआ? या राजस्थान में ये नहीं हुआ? कहीं ना कहीं नागपुर से ही डिसाइड होता है। इसलिए आज जो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी, उसमें साफ साफ फर्क झलक रहा है। आपने देखा होगा, इससे पूर्व जब कांग्रेस पार्टी का हम अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे थे, तब ये लोग उंगलियां उठा रहे थे। उस समय माननीय खड़गे जी का और शशि थरूर जी चुनाव लड़े थे और बाकायदा जो संसदीय प्रणाली होती है, जो हमारा बाईलॉज है, उसके हिसाब से हम लोगों ने चुनाव किया था। और एक बार आपने फिर पुनः देखा था कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे, नड्डा जी, जेपी नड्डा जी। तो ये बात तो बिल्कुल चरितार्थ होती हुई दिख रही है और मेरे को आपके चैनल पे बोलने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो मुखौटा है, जो पीछे से पूरा डिसाइड करता है, वही सारी चीज करता है। और आज ये पोजीशन बन गई है 4 राज्यों में। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि एक सिनेमा बड़ा प्रचलित हुआ था, शोले नाम का, शोले पिक्चर आई थी, उसमें जो ठाकुर थे, ठाकुर के दोनों हाथ कटे हुए थे और जय वीरू उनके, अगर वो जो चाहते थे वही वो करते थे। अगर उनने चाहा तो गब्बर सिंह पे अटैक होगा, अगर वो चाहेंगे तो नहीं होगा। तो ये पूरा रामगढ़ बन गया है और रामगढ़ के ये पात्र हैं और ये कहीं ना कहीं दिल्ली में बैठ के जय वीरू का पूरा खेल चल रहा है। अच्छा, आपने अच्छा उदाहरण दिया सचिन जी। जय वीरू और जो भी आपका मुख्यमंत्री है वो शोले का ठाकुर है, ऊपर वाले हाथ उससे ले लेते हैं और तब उस पर हाथ रखते हैं। देखिए, कांग्रेस अपने गिरेबान में और जो पृष्ठभूमि है उसमें झांक नहीं रही है, अपने शून्यों को नहीं देख पा रही है और जो लोग अपने पूरे जीवन काल में हमेशा से कार्यकर्ता की भावना से उन्होंने समाज सेवा की है, उन लोगों को नज़रअंदाज करने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो भाजपा है, भाजपा के कार्यकर्ता को ये मालूम है कि अगर उसमें क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, तो वो भी एक मुख्यमंत्री बन सकता है, वो भी पार्टी के शीर्ष पदों पर पदस्थ हो सकता है, उसे भी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, उसे भी काम करने का मौका मिल सकता है। कांग्रेस में जहां हर जगह छत्रप और चौधरी भरे हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र में वो अपनी सत्ता एक अलग से चलाने का प्रयास करते हैं, अपना एक अलग संगठन चलाने का प्रयास करते हैं, पार्टी को अपने तरीके से चलाने का प्रयास करते हैं। उससे इतर यहाँ भाजपा में एक सामान्य कार्यकर्ता को, जिसे ये भान भी नहीं होता है कि उसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है या पार्टी के शीर्ष पदों पर पदस्थ किया जा सकता है, अगर वो किसान परिवार से है और पार्टी का अध्यक्ष बन जाता है, अगर वो एक ऐसे परिवार से है जिसका राजनीतिक कोई पृष्ठभूमि नहीं है और मुख्यमंत्री बन जाते हैं,
तो ऐसे कार्यकर्ताओं से ही ये पार्टी हमारी जो है वो चल रही है। हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जब दौरा करते हैं तो वो ये समझते हुए कि वो पार्टी के भी शीर्ष नेतृत्व का एक हिस्सा हैं, वो हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, उनके साथ में मंथन करते हैं, उनके साथ में बैठते हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं उनके साथ में बैठ के भोजन करते हैं, उनके पैर पखारते हैं। तो हमारे जो संगठन और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो एक जो मैसेज देना जो चाहते हैं, वो मैसेज के तहत ही ये जो नए मुख्यमंत्री हैं, जिनकी जो पहली बार में जिनको मौका मिल रहा है, ये सब जो है आज मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। और देखिए आने वाला जो कल है, चाहूंगा अगर आपका आदेश हो तो। जी बोलिए ना क्या कह रहे हैं। अभी वर्मा जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, तो मैं इनको बोलना चाहूंगा, शायद राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करी तो एबीवीपी में 1995 में 96 में जो रेखा गुप्ता जी हैं वो चुनाव लड़ चुकी हैं और वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से ही आती हैं, उनका बैकग्राउंड है। और उनके जो ट्विटर हैंडल और आप उनका जो फेसबुक अकाउंट देखेंगे तो उन्होंने क्या बढ़िया बढ़िया श्लोक लिखे हैं कि माँ की कोख में वापस कर दूंगी मैं केजरीवाल जी को, और किस प्रकार से, और इससे पूर्व में जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं आदरणीय मोहन यादव जी, और मंच से उन्होंने किस प्रकार से माँ बहन के श्लोक गा के सुनाए थे, तो ये भी जानते हैं। तो आपने जो बोला एक बड़े इनको ये जी बोल सचिन जी एक मिनट देखिए, तो बड़े काबिल और बड़ी परिषद की बात की, योग्यता तो उन्होंने पहले दिखा दी। आपने विद्यार्थी परिषद की बात की तो सुन लीजिए, आपको नहीं मालूम है उसके बारे में, मैं आपको सुनिए तो सिद्धार्थ जी दूसरे राउंड पे आ रहा हूँ, आपको इनलाइटन कर दूं मैं। जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है वो कोई राजनीतिक जो है समूह नहीं है, वो कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ये आप थोड़ा सा जानकारी अपनी बढ़ा लीजिए। तो क्या संगठन विद्यार्थी परिषद जो है वो एक छात्र संगठन है, छात्रों के लिए काम करते हैं। वो 1992 में सिर्फ एबीवीपी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ विद्यार्थी परिषद का। तो आप जो है जिस तरह की बात कर रहे हैं राजनीतिक संगठन, अभी सुन लीजिए सिद्धार्थ जी, नेक्स्ट उस पर पूरी जवाब देना, आप सुन तो लो इनका जी। तो वो जो है, और उनका जो रेखा गुप्ता जी हैं उनका पूरा पृष्ठभूमि देख लीजिए, पार्षद रही हैं और बाद में वो जो है आज की डेट में मुख्यमंत्री बनी हैं। तो इस तरह से जो है आप जो पृष्ठभूमि जो आप आप तसल्ली से बोलना, तसल्ली से सिद्धार्थ जी पर्याप्त समय दूंगा मैं आपको, तसल्ली से बोलना जी। इधर सुन लें, आप अच्छे से सुन लें पर जवाब भी देना आप इनकी बात का। जी 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 बोलिए प्लीज। देखिए, तो इसलिए जो आप जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, आप उनको काम करने का मौका दीजिए। आप थोड़े दिन देखेंगे कि दिल्ली में जिस तरह की जो आपने और आम आदमी पार्टी को अपना जो वोट शिफ्ट करके और आपने जो पूरी गंदगी मचाई थी बीजेपी वो पूरे दिल्ली में, तो दिल्ली में अब जो है अब सही काम होगा। यमुना नदी की आज पूजा करके और उन्होंने सत्ता में आने के बाद में आज यमुना पूजन किया है जिसे जहर बता रहे थे। तो आज से अब नई शुरुआत हुई है और नया इतिहास लिखा जाएगा दिल्ली में, आप चिंता ना करें। राम तेरी यमुना आ रहे संदीप पौराणिक साहब, ये जो है भारतीय जनता पार्टी का जो एक निर्णय है, चाहे अध्यक्ष संगठन के अध्यक्ष पदों के मामले में हो या मुख्यमंत्रियों के मामले में हो, नए लोगों को मौका दे रहे हैं। लेकिन किसी भी मंच पर जब प्रधानमंत्री की बात आती है तो अमित शाह जी एकदम ठोक कर कह देते हैं कि प्रधानमंत्री जी अभी नहीं बदले जाएंगे, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा। तो ये जो कांग्रेस कहती है कि भाई ये दो लोगों ने कंट्रोल कर ली पूरी पार्टी, क्या कहें? देखिए नवीन जी, हमेशा से कोई भी राजनीतिक दल हो कुछ लोगों की राय पर चलता रहा है। दोनों राजनीतिक दल हो, जितने भी राजनीतिक क्षेत्रीय दल की भी बात करें, लोकतांत्रिक परंपरा की वो बात करेंगे, लेकिन बात करना और उस पर अमल करना कठिन काम है। स्वाभाविक सी बात है कि चाहे कांग्रेस की बात करें, श्रीमती गांधी, इंदिरा गांधी हुआ करती थी, राजीव गांधी थे या सोनिया गांधी है, तो एक जगह से पार्टी चलती है। आज बीजेपी में दो चेहरे हैं, उनके हिसाब से क्योंकि आपको राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता हासिल करनी है तो किसी ना किसी व्यक्ति के हाथ में आपकी कमान होगी, उसके निर्देशन पे चलेगी और उसके नतीजे भी बीजेपी को दिख रहे हैं। जहां तक आपने नए चेहरों की बात की है नवी जी, आपको नई पीढ़ी तो तैयार करनी होगी ना। अगर आप नई पीढ़ी तैयार नहीं करेंगे, पुराने घोड़ों पे लगातार दाव लगाते रहेंगे, तो राज्यों से आपकी जमीन कमजोर हो जाएगी
और जब पहली बार व्यक्ति आता है तो कम से कम एक गुंजाइश रहती है कि वो आने वाले 5 साल तक करप्शन में नहीं घिरेगा, विवादों में नहीं घिरेगा, समस्याएं नहीं आएगी और तेरा मेरा की राजनीति नहीं होगी। क्योंकि उसके लिए होता कि पहले 5 साल, जैसे ही 5 साल के बाद का समय आता है तो क्षेत्रीय स्तर पर तेरा मेरा की राजनीति शुरू हो जाती है। यही कारण है कि बीजेपी एक नई पीढ़ी को तैयार कर रही, चाहे अध्यक्षों का मामला हो प्रदेश का और चाहे मुख्यमंत्रियों का मामला हो। यही कारण है कि जब नए लोग नई ऊर्जा के साथ आते हैं तो वो मैदान में तेजी से दौड़ते दिखते हैं। फैसले सही गलत हो सकते हैं, एक अलग मसला है, लेकिन तेज दौड़ते आपको दिखते हैं और मुझे लगता है कि उसको जनता स्वीकारती भी है कि व्यक्ति कोशिश कर रहा है काम करने की। बीजेपी को उसका लाभ मिल रहा है। और जहां तक आपने कहा कि 2 लोगों की कांग्रेस आरोप लगाती है कि 2 लोग पार्टी चला रहे हैं, ये तो अब राजनीति है, तो कहीं ना कहीं तो आपका पावर सेंट्रिक तो होगा, कहीं ना कहीं केंद्रित तो होगा। तो देश स्तर पर तो हमेशा राजनीतिक दलों में एक केंद्र सत्ता का रहा है राष्ट्रीय स्तर पर। जी, अब कहिए सिद्धार्थ जी, अब कहिए आप जो भी कहना चाहते थे। नवीन जी, अभी ये सचिन जी अभी आरोप लगा रहे थे कांग्रेस पार्टी में छत्रप की पार्टी और गुटबाजी की पार्टी, तो ये शायद भूल जाते हैं कि आज के समय में मध्य प्रदेश के क्या हालात हैं, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के क्या हालात हैं। एक तरफ नाराज महाराज भाजपा, एक तरफ शिवराज भाजपा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए लड़ रहे हैं, एक तरफ नरोत्तम मिश्रा भाजपा, एक तरफ बी.डी. शर्मा भाजपा, एक तरफ गोविंद राजपूत भाजपा, एक तरफ भूपेंद्र सिंह भाजपा और बीच में बी.डी. शर्मा जी पिस रहे हैं, वो अपने अध्यक्ष पद को बचाने में लगे हुए हैं। तो गुट की बात कम से कम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ना करें। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई। तो एक कहावत है जैसे कि सूप बोले तो बोले छलनी बोल रही है जिसमें 72 छेद हैं। तो कम से कम पहले आप अपने यहाँ की गुटबाजी देख लें। और जैसे अभी पुराणविक जी बोल रहे थे तो मैं उनको भी सुन रहा था, वरिष्ठ पत्रकार में सम्मान करता हूं। लेकिन लंबी उम्र की कामना उसी चलनी से होती है सिद्धार्थ जी। हाँ, वो करवा चौथ पे होती है, वो तो शिवराज जी मामा करके निकल गए, मामी ने कर दी। वो तो मामी हर बार दिखाती है सोशल मीडिया पे करके। जी जी। तो मैं बता दूं कि अगर इतनी यंग वाली बात कर रहे हैं कि युवा नेतृत्व हो और सारी चीजों की, आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, तो जब युवा नेतृत्व अभी जीतू पटवारी जी को अध्यक्ष बना के लाए तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा था, मैं ये पूछना चाहता हूँ। दूसरा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देश को युवा प्रधानमंत्री क्यों नहीं दे रहे हैं अब? क्या कारण रहा कि 4-4 बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहे, उनको तो पहली दूसरी बार में ही छोड़ के और गुजरात में युवा देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया? कई ऐसे अभी 9 राज्यों में चुनी हुई सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, टोटल 28 राज्य 9 यूनियन टेरिटरी हैं, जिसमें से मात्र 3 या 4 जगह पे कांग्रेस पार्टी की, 5-6 जगह पे है अलायंस के साथ में। तो भाई पूरे डबल इंजन की आपकी सरकार है, पूरा सिस्टम चेंज करना चाहिए। नड्डा जी को क्यों ढो रहे हैं? देश का नया आपने अध्यक्ष युवा क्यों नहीं दिया? अगर यही वाली बात थी तो देश का भारतीय जनता पार्टी को अध्यक्ष युवा देना चाहिए था, उन्हीं को दोबारा क्यों रिपीट किया? क्या कारण है? क्या सत्ता का केंद्र या सत्ता की पावर एक ही जगह पर रहना चाहती है, या वहीं से पूरा, या संघ से ही पूरा संचालित होगा? जी, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 28-29 सालों से एक दिन का भी अवकाश नहीं लिया है। आप उनको युवा नहीं मानते हैं? युवा वो व्यक्ति होता है जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है और कार्य करने का जज्बा होता है, वो व्यक्ति युवा होता है। उम्र से युवा और वृद्ध नहीं माना जाता है सिद्धार्थ जी, ठीक है? आपके कई युवा हैं, माननीय खड़गे जी के लिए आप लोग क्या क्या बात बोलते हैं? अरे इस बात को आप स्वीकार करिए, खड़गे जी काम नहीं कर रहे हैं क्या? इस बात को स्वीकार कीजिए। आप आपके खड़गे जी खुद बोलते हैं सिद्धार्थ जी, बोलते थे वो चल नहीं पाते हैं। खड़गे जी आपके खुद ही बोलते हैं कि कांग्रेस को गारंटी लेना बंद कर देना चाहिए कि वो काम नहीं कर पाते हैं हम लोग। तो गारंटियों की जो बात है, काम करने की जो क्षमताओं की बात है, तो कांग्रेस जो है कभी बीजेपी के बराबर होने की बात पूरे एक हाथ पीछे रहेगी हमेशा। तो आप जो काम करने की बात की और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, अभी देखिए अमेरिका से आए हैं, अभी वो उनको आप दूसरे दिन कहीं भी आप उनको सार्वजनिक कार्यक्रमों में देख लेते हैं। अभी इन्वेस्टर्स मीट में आने वाले हैं भोपाल में। तो आप जो जिस तरह की जो बातें कर रहे हैं कि युवा जिस
उम्र से आप युवा और वृद्ध को नापने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मत करिए। ये आपका पैमाना आदमी की कौन सा है क्षमताएं सचिन जी, होती ये हैं, बताइए। और क्षमता के ये अनुसार सारे पैमाने हर के व्यक्ति कांग्रेस जहाँ के भी लिए हमारे यहाँ काम कर रहा है, कांग्रेस में अगर कोई वो वृद्ध अथक काम रूप से कर रहा है काम तो कर रहा आपको है ना, है, उसमें चाहे वो परिवर्तन नड्डा की है जी ना, हो, गुंजाइश दिखती है। चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, जी। चाहे वो कोई भी है, हमारे नेता नहीं हो। तो लेकिन राहुल जी भी फिर खूब चल लेते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी, उस हिसाब से तो युवा वो भी हैं। नहीं, युवा युवा वो हैं, भी हैं, उनके बारे पर में आप उनकी- लोगों ने इतनी उनकी कितनी आलोचना launching की। जो है ना वो फेल हो चुकी है, उनकी launching चलिए ही- अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। जी। सर, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ये एक कदम उठाना शुरू किया है कि नए नेतृत्व को मौका देना, निश्चित रूप से नया नेतृत्व नई सोच के साथ आता है, और पार्टी की अपनी सोच होती है, व्यक्ति की अपनी सोच होती है। लेकिन जब आप सरकार में होते हैं तो सरकार की अपनी एक सोच होती है। तो पार्टी, व्यक्ति और सरकार जब तीनों मिल जाते हैं तो नया पुराना कोई बहुत मायने नहीं रखता। हाँ, एक व्यक्ति बहुत लंबे समय तक रहता है तो निश्चित रूप से एक नीरसता आती है, एक सिस्टम में एक मोनोपोली बनती है, पसंद नापसंद की चीज़ें बनती हैं। लेकिन जब कई बार तो राजस्थान जैसे कुछ प्रदेश तो ऐसे उनमें कल्चर ही रहा है कि उन्होंने सरकारें ही बदली हैं, लगातार पार्टियां, कभी भारतीय जनता पार्टी की तो कभी कांग्रेस की, कभी भारतीय जनता पार्टी की। राजस्थान इसका उदाहरण रहा। तो जिस प्रकार से ये जो परिवर्तन है, कांग्रेस इसको गलत करार दे रही है। कांग्रेस ने खुद अभी देखिए एक पीढ़ी परिवर्तन ही है जीतू पटवारी जी के हाथ में कमान सौंपना। तो अगर पीढ़ी परिवर्तन संगठन में मौका मिलता है, सरकार में मौका मिलता है, तो इसे गलत क्यों कहा जाए, इसे पर्ची कल्चर क्यों कहा जाए? देखिए नवीन जी, जब नया व्यक्ति आता है, जो आपने कही ना पार्टी, व्यक्ति और पद की बात, सरकार की बात, तो जो नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व होता है, उसके लिए अधीनस्थ पर नियंत्रण रखना बहुत आसान होता है। जो मैच्योर पॉलिटिशियन होता है, जो पता चला 25 साल से राजनीति कर रहा, 30 साल से राजनीति कर रहा, मंत्री रहा है, तो वो राजनीति के सारे दांव पे सीख जाता है और खुद फैसले लेने की क्षमता रखने लगता है। तो जो राष्ट्रीय नेतृत्व होता है उसे कई बार दिक्कतें पैदा होने लगती हैं ऐसे चेहरों से। तो जब आप युवा पर दाव लगाते हैं, नए चेहरों पर, पहली दूसरी बार के व्यक्ति पर दाव लगाते हैं, तो अपनी मंशा के अनुसार काम कराना उससे बहुत आसान होता है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की जो राष्ट्रीय स्तर पर नीति है, उसे अगर आपको राज्य स्तर पर लागू करना है तो आपको नए चेहरों को मौका देना पड़ेगा। अगर आप अनुभवी, जिसको अपन कहते हैं ना खांटी राजनेता है, 20 साल से 30 साल से राजनीति कर रहा है, उसको अगर सौंप देंगे तो वो अपने फैसले अपने दिल और दिमाग से लेने लगेगा। तो वो राष्ट्रीय नेतृत्व और उसके बीच खाई पैदा होने का डर रहेगा। तो मुझे लगता है कि एक तो युवा होगा, नया मतदाता है, उसको लुभाएगा, और दूसरी चीज राष्ट्रीय नेतृत्व की मंशा के अनुसार वो काम करेगा। इसलिए नए चेहरों पर राजनीतिक दल दांव लगाते हैं। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो दिल्ली में रेखा गुप्ता के बतौर मुख्यमंत्री चयन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक और रेखा खींच दी है। राजनीति की ये लकीर, राजनीति की ये रेखा पार करना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि क्षत्रपों से बाहर आना कांग्रेस के लिए एक संघर्ष रहा है। कांग्रेस के ऊपर हमेशा ये ठप्पा लगा रहा कि ये क्षत्रपों की पार्टी है, क्षत्रपों में बटी हुई है। हालांकि मध्य प्रदेश कांग्रेस जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में अब काम कर रही है, और जीतू पटवारी जी किसी क्षत्रप के गुट से नहीं आते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस यह कल्चर पूरे देश में अपना पाएगी? दूसरा, अगर कांग्रेस नए लोगों को मौका दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी नए लोगों को मुख्यमंत्री बना रही है, तो उसका विरोध क्यों करना? मुझे ये लगता है कि कांग्रेस बेवजह की चीज़ों का विरोध कर रही है। रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो कांग्रेस को बजाय राजनीति में एक दो अच्छी टिप्पणियां देखने के अलावा रेखा गुप्ता जी के लंबे राजनीतिक संघर्ष पर, राजनीतिक करियर पर नजर डालना चाहिए, जिसमें वो एक ही छात्र संगठन के प्रोग्राम में कांग्रेस की बड़ी नेत्री हैं अलका लांबा जी, उनके साथ दिख रही हैं। अलका लांबा जी ने भी चुनाव लड़ा, वो हार गई, अलग बात है, लेकिन अगर वो जीतती तो क्या कांग्रेस उन्हें या उनके जैसे सक्षम युवा ऊर्जावान व्यक्तित्व को मौका दे सकती थी? भारतीय जनता पार्टी आधी आबादी की बात करती है, अभी 33% आरक्षण देने की बात कही है, आगामी लोकसभा चुनावों में ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो एक महिला नेतृत्व को मौका दिया है दिल्ली में। ये कांग्रेस को इसमें हर डिसीजन में अगर कांग्रेस विरोध करने लगेगी तो फिर ये एक मानस बन जाएगा, एक सामान्य धारणा ये बन जाएगी कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के हर काम का विरोध करना है।
हर अच्छे काम का। मुझे लगता है कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहना चाहिए था कि हाँ ठीक है, दिल्ली में रेखा जी आ तो गई हैं, लेकिन दिल्ली की सीमाएं, दिल्ली राजधानी के तौर पर, एक बड़े शहर के तौर पर महिलाओं के लिए असुरक्षित शहर है। तो बतौर मुख्यमंत्री कितना बेहतर रेखा जी काम कर पाती हैं। जैसे हमारे यहाँ नदियों को भी स्त्रीलिंग की उपमा दी गई है, तो यमुना की सफाई जिसको लेकर केजरीवाल से लेकर तमाम बड़े बड़े दावे हुए, उसको कैसे कर पाती, उन्हें वो उस तरफ ध्यान देना चाहिए बजाय इसके कि पर्ची से ये आपने मुख्यमंत्री बना दिए। और क्या ये पर्ची कल्चर का एक्सपीरियंस है क्या कांग्रेस को? तो ये एक और बेहतर डिसीजन भारतीय जनता पार्टी का है। और सबसे बड़ी बात, इस डिसीजन पर कोई भी राजनीतिक द्वंद्व नहीं है, कोई भी टीका टिप्पणी नहीं है, कोई भी आक्षेप नहीं है, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कहीं कोई कलह क्लेश नहीं है। यह कैडर होता है, यह प्रबंधन होता है। बहुत चीज़ें हैं जो कांग्रेस को देखने की ज़रूरत है, और ज़रूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के हर कदम का कांग्रेस विरोध करे। ये भी आप कह सकते थे कि ये आंतरिक मामला अगर तारीफ नहीं करना चाहते, लेकिन एक युवा ऊर्जावान नेतृत्व को, एक महिला को देश की राजधानी की कमान देना, इसको एक अच्छा निर्णय ही कहा जाएगा। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।